तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, और उनमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास है दैट इज गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे। तो गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है जो स्मॉल करंट्स को मेजर करने के काम में आता है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं दिस इज एन डिवाइस, दिस इज अ डिवाइस used to measure small values of current, small values of current, और इसकी सहायता से हम स्मॉल वोल्टेजेस को भी मेजर कर सकते हैं। स्मॉल करंट एंड वोल्टेज। इसके सिंबल की बात करें, तो इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। ये आपके पास इसका सिंबल है जी, ठीक। यदि हमें करंट मेजर करना है किसी ब्रांच में, तो हम इस गैल्वेनोमीटर को वहाँ पे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और हमें यदि किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वोल्टेज मेजर करना है, तो हम इस गैल्वेनोमीटर को उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि करंट मेजर करने के लिए इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इस गैल्वेनोमीटर को, और वोल्टेज मेजर करने के लिए इसे पैरेलल में उस डिवाइस के साथ कनेक्ट किया जाता है। और मैं बात बताना चाहता हूं कि ये जो स्मॉल वैल्यूज लिखी हैं, स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मिली एम्पियर और मिली वोल्ट के रेंज में ये क्वांटिटीज को मेजर करता है। तो यहाँ पे स्मॉल के साथ लिख देंगे कि मिली एम्पियर और मिली वोल्ट, इस ऑर्डर तक के ये करंट और वोल्टेज को मेजर कर पाता है। अब इसका एक बहुत ही पॉपुलर टाइप है इस गैल्वेनोमीटर का, उसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है, ये फिगर है आपके सामने बनाया हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG इसे कहा जाता है शॉर्ट में। मैं इसकी वर्किंग आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस मूविंग गैल्वेनोमीटर को समझाने के लिए मैं एक जुगाड़ू थोड़ा सा मॉडल तैयार किया है। तो आपके सामने एक बॉटल है। ये बॉटल एक परफेक्ट सिलेंडर नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए ये एक परफेक्ट सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के साथ क्या है, इस पे वायर जो है एक कंडक्टिंग वायर की वाइंडिंग की गई है। इसके चारों तरफ जो है ये एक हमने वायर की वाइंडिंग कर दी है, और सामने से देखने पर आपको वायर कैसे दिखेंगे, इस तरीके से दिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वायर जो हैं इस तरीके से आपको जाते हुए दिख रहे हैं, और इस सिलेंडर से कनेक्ट की जाती है एक निडल यहाँ पे कनेक्ट की जाती है, और आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको इस तरीके से निडल आपको दिखने वाली है। और ये सिलेंडर को रखा जाता है एक परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, ठीक। और सबसे ऊपर जो है वो मार्किंग्स की गई होती हैं। तो ये काम कैसे करता है, इस गैल्वेनोमीटर को मान लीजिए हम करंट मेजर करने के काम में ले रहे हैं, तो जैसे ही इस गैल्वेनोमीटर में करंट पास होता है, कोई भी किसी भी टाइप का करंट इसमें पास होता है, तो इन वायर्स में करंट पास होता है, तो ये जो नीडल है ये रोटेट करती है। यदि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है। यदि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है इस गैल्वेनोमीटर में होकर, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये लेफ्ट डायरेक्शन में होता है, कुछ इस तरीके से। यदि करंट उधर से इधर आ रहा है तो ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता है, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। और करंट यदि इस डायरेक्शन में यदि जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, इस तरीके से रोटेट होता है। और यदि करंट उधर से आया है मेरी तरफ, तो इस डायरेक्शन में ये रोटेट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे रोटेशन हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात क्या है कि ये आपके पास जो हो रहा है रोटेशन जो हो रहा है, इन दोनों एंड्स पर, यहाँ पर और यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्टेड होती है इस तरीके से।
स्प्रिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, तो जैसे ही ये रोटेट होता है स्प्रिंग में जो है वो टॉर्शन आ जाती है, टॉर्शनल स्ट्रेन इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाती है। यानी कि समझिए ऐसे कि इस सिलेंडर को आपने यदि घुमा दिया तो मेरा हाथ जो है वो मुड़ जाएगा, और हाथ मुड़ने की भी एक लिमिट है, उसके आगे ये इस सिलेंडर को रोटेट नहीं होने देगा। और जैसे ही करंट जीरो होगा तो वापस मेरा हाथ इसे वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने में मदद करेगा। तो इसके लिए दोनों एंड्स पर स्प्रिंग लगा दी जाती हैं, जो जैसे ही ये रोटेट होता है तो उन स्प्रिंग में टॉर्शनल स्ट्रेन आ जाती है, एक तरीके से मरोड़ उसमें डेवलप हो जाती है, और जैसे ही करंट शून्य होता है, जीरो होता है, वापस ये नीडल इस पोजीशन में आ जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब कुछ कैलकुलेशंस हम यहाँ पे कर लेते हैं इसकी। कैसे? तो यहाँ पे मैंने माना कि करंट इस लूप में, इस वायर में इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है I के बराबर। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि इस लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है, वो कुछ इस तरीके से होने वाला है ऊपर की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको आता है, कैसे निकालते हैं कि करंट की डायरेक्शन में, करंट के सेंस में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए, जो आपके इरेक्ट थंब की जो डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं इस पोजीशन में, इस सिलेंडर में जो वायर लिपटा हुआ है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में होने वाला है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है इस डायरेक्शन में। अच्छा, अब क्योंकि यहां पे परमानेंट मैग्नेट्स लगी हुई हैं, तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होता है जो रेडियल होता है इन द डायरेक्शन। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस तरीके से फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। ये ब्लू कलर से मैंने जो लाइंस ड्रॉ कर रखी हैं, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आपको देखने को मिलता है। किस तरीके का फील्ड है? ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका फायदा क्या होता है ये आप सुनिए ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, और भी बहुत सारी लाइंस आप यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे बहुत सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखें वो रेडियल होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 3 लाइंस आपको लेके दिखा रहा हूं कि क्यों ये बेनिफिशियल है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक फील्ड लाइन मैंने मान लिया यहां से थीटा एंगल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, और एक लाइन इस तरीके से जा रही है, वो भी एंगल थीटा बना रही है। इन सब के मैग्नीट्यूड जो है बी के बराबर मैंने मान लिया। अब बेटा ये देखिए, ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यदि इसके आप 2 कंपोनेंट्स कर लेते हैं तो एक कंपोनेंट आपको मिलेगा ऊपर की तरफ बी वाई, और इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको मिलेगा बी एक्स के बराबर। सिमिलरली एक फील्ड लाइन ऊपर है थीटा एंगल पे, तो एक फील्ड लाइन थीटा एंगल पर नीचे भी वहां पे एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज सिमेट्री से कह सकते हैं। तो ऐसे ही इसके 2 कंपोनेंट्स आप करेंगे तो ये आपके पास बी एक्स है, ये आपके पास बी वाई है, तो बी वाई और बी वाई आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं। तो मैं कह सकता हूं जितने भी फील्ड लाइंस ऊपर एग्जिस्ट करती है उतनी ही नीचे एग्जिस्ट करेगी, तो उनके जो वर्टिकल वाले जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट होंगे। नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड से एक फायदा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा इस डायरेक्शन से, इस मैग्नेटिक मूवमेंट से या इस नीडल की डायरेक्शन से हमेशा 90 डिग्री होगा, ऑलवेज 90 डिग्री, ऑलवेज 90 डिग्री एंगल आपको दिखने वाला है। और हम जानते हैं कि जब मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक एंगल होता है थीटा, तो इस लूप के ऊपर टॉर्क लगता है। लूप से कनेक्टेड है क्या? ये नीडल, इस नीडल पर टॉर्क लगता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा आपके पास एम बी साइन थीटा। सारी वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करते जाइए, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपको मिलता है एम, एम होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट इंटू एरिया इंटू बी इंटू साइन 90। तो यहाँ पे आप टॉर्क को सजा सकते हैं, टॉर्क को लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं बी ए एन
आई साइन 91 होता है इज इक्वल टू फाई। अब फाई क्या लिख दिया आपने, ये तो टॉर्क है भाई साहब, ये है टॉर्क इज इक्वल टू BANI। ठीक है, याद रखें फॉर्मूला। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए ये फॉर्मूला होता है BANI। और यदि आपके पास कोई नॉर्मल कोई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नहीं है और टॉर्क पूछा गया है किसी लूप के ऊपर, करंट कैरिंग लूप के ऊपर, तो आप BANI साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां पे थीटा की वैल्यू 90 है हमेशा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के केस में, बिकॉज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि स्प्रिंग यहां पे कनेक्टेड होती हैं और स्प्रिंग में टॉर्शनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, तो यहां पे हम लिखते हैं कि दिस टॉर्क जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है मैग्नेटिक फील्ड में, प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इज काउंटर बैलेंस्ड बाय स्प्रिंग। तो टॉर्क जो है आपने मैग्नेटिक फील्ड ने डेवलप किया है, वो टॉर्क को बैलेंस कर देता है हमारा स्प्रिंग का टॉर्क। और स्प्रिंग का टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है सर, कि भाई ये पहले नीडल ऐसे है और नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, रोटेट हो जाती है बाय एन एंगल फाई, तो इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो इस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रिंग। और उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को यदि हटा देते हैं तो आपको मिलता है टॉर्शनल कांस्टेंट K फाई। K को क्या कहते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट, और फाई जो है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं BANI इज इक्वल टू K इंटू फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू आपको मिल जाती है, फाई इज इक्वल टू BAN डिवाइडेड बाय K इंटू आई। अब ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये फाई इज इक्वल टू बांके, याद रखें इसको, बांके BAN डिवाइडेड बाय K बांके इंटू आई, A बांके इंटू आई। अब यहां पे ये आप ध्यान रखिए बेटा कि जो डिफ्लेक्शन होता है, ये डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यानी कि जितना ज्यादा करंट आप इसमें फ्लो करवाएंगे उतना ही ज्यादा जो है रोटेशन, डिफ्लेक्शन उस निडल का होने वाला है। ठीक बात, तो ये बात आपको समझ में आ गई। फाई इज इक्वल टू बांके इंटू आई आपको समझ में आ गया। अब ये B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट है, A इज एरिया है, N इज नंबर ऑफ टर्न्स है, K इज स्प्रिंग का टॉर्शनल कांस्टेंट है। ये जो पूरा का पूरा जो टर्म होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है फॉर गैल्वेनोमीटर। तो यहां पे हम लिख देंगे कि BAN डिवाइडेड बाय K, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर के लिए कांस्टेंट होती है। ठीक है जी, तो ये बात आपको रखनी है याद। ठीक है, फॉर्मूला आप याद रखिए, फाई इज इक्वल टू बांके इंटू आई, इसका इस्तेमाल आगे होने वाला है। नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहां पे हेडिंग लिखेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो गैल्वेनोमीटर से जब हम मेजर करते हैं करंट की वैल्यू, तो वहां पे ये टर्म डिफाइन की जाती है करंट सेंसिटिविटी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, तो हमने यहां पे अभी सीखा है फाई इज इक्वल टू बांके इंटू आई ये हमने सीखा है। तो यहां पे फाई अपॉन आई की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहां पे फाई अपॉन आई जो होता है वैल्यू, यानी कि बांके जो है, बांके ये क्वांटिटी कहलाती है करंट सेंसिटिविटी। इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी, और इसे आप नाम दे सकते हैं एस जो है वो करंट सेंसिटिविटी है। ठीक है जी, सो फाई अपॉन आई, BAN अपॉन K ये कहलाता है आपके पास करंट सेंसिटिविटी। और इसको डिफाइन किया जा सकता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पे लिख सकते हैं इट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट
इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अब यहाँ पे एक और टर्म होता है दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। यहाँ पे एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ मेरिट। और ये फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? ये होता है 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी। ये होता है आपके पास 1 अपॉन करंट सेंसिटिविटी, और इसको आप लिख सकते हैं I अपॉन फाई, और ये होता है आपके पास K अपॉन BAN। बाकी को उल्टा कर दिया तो फिगर ऑफ मेरिट आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो करंट सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर के लिए डिफाइन की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म है वोल्टेज सेंसिटिविटी। यहाँ लिखेंगे हेडिंग वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, अब हमने ये सीखा था कि फाई इज इक्वल टू बाके इंटू आई को लिखा जा सकता है V अपॉन R। यानी कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी टर्म जब हम यूज कर रहे हो गैल्वेनोमीटर को टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम I को V अपॉन R लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा BAN डिवाइडेड बाई K। I को लिख सकते हैं V अपॉन R, और इस वोल्टेज को फाई के नीचे ले जाएंगे तो आपको मिलेगा फाई अपॉन वोल्टेज डिफ्लेक्शन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास BAN डिवाइडेड बाय K इंटू R। ये जो क्वांटिटी कहलाती है इसे कहते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक, और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। यहाँ पे R जो है ये रेजिस्टेंस है हमारे कॉइल का। R इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये साहब हमारा हुआ थ्योरी पार्ट। थ्योरी में हमने पढ़ लिया है गैल्वेनोमीटर के बारे में, अमीटर के बारे में और वोल्ट मीटर के बारे में। अब हम क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो जेईई मेंस में आ चुके हैं, ठीक है।